बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होता है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हमारे मौजूद हैं, किसी तारीफ के वो मोहताज नहीं, जनाब रोहित शर्मा साहब। मेरी और इनकी नोक झोंक हमेशा रहती है किसी न किसी टॉपिक पे, लेकिन माशाल्लाह हमेशा ये अच्छी डिबेट करते हैं और अच्छी चीज़ों से आगाह करते हैं। और इनकी सबसे अच्छी जो खासियत है वो ये है कि ये हमेशा बात वो हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की हो, वो वाज़े अल्फाज में करते हैं, गलती किसी की भी हो। शुक्रिया रोहित साहब, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। थैंक्स अ अच्छा लॉट रोहित फॉर साहब, आज जो हमने टॉपिक पे जो शो करना है वो ये है कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े इलेक्शन होने जा रहे हैं 24 के अंदर। तो आप क्या देखना चाहते हैं इलेक्शन जो अभी होने जा रहे हैं, इसमें क्या सिनेरियो बनता है कि मोदी साहब दोबारा आएंगे, इलेक्ट हो गए, या फिर आपको लगता है कि इस बार कुछ चेंज देखने को मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर? देखो, ऐसा है, इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शंस जो हैं वो जैसे बोलते हैं डेमोक्रेसी का महाकुंभ हर 5 साल में आता है और इसके बिना कुछ हो नहीं पाता है। कुछ हो नहीं पाता है मतलब हम एक नई गवर्नमेंट हमारे पास आती है जिसके पास एक मैनिफेस्टो होता है। वो मैनिफेस्टो बताता है कि अगले 5 साल में ये गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। वो मैनिफेस्टो बताता है कि किस पार्टी की क्या प्रायोरिटीज हैं, साथ में पार्टी की क्रेडिबिलिटी जो कि लोगों के बीच में बनी होती है। तो हम इसमें बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगले 5 साल हमारा कंट्री किस दिशा में चलेगा, किस रास्ते पर चलेगा, कौन होंगे उसके सूत्रधार, कौन उसे चलाएंगे, ये अगले अगले 2 महीने में हमारे सामने क्लैरिटी आ जाएगी। हम वोट करेंगे, विल वोट अ बिलियन वोट्स, 100 करोड़ वोट्स होंगी और इंडिया विल डिसाइड। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल अभी वही है। मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह आप एक सहाफ़ी हैं और हिंदुस्तान के, और आपने अपना तजिए के मुताबिक, हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है जो वोट होगा उसके बाद ही होगा, लेकिन अंदाज़ा आपका जो है, जो एक्सपीरियंस है, जो अभी आपकी हिंदुस्तान के अंदर आपका तो तज्जिया है जो आप करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार लोग दोबारा जनाब नरेंद्र मोदी साहब को सिलेक्ट करेंगे, या उनका पलड़ा भारी है, या फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, या आम जनता पार्टी का पलड़ा भारी है? तो क्या देखते हैं इसमें कौन आगे जा रहा है? देखिए, ओपिनियन पोल्स, सैफोलॉजी, एग्जिट पोल्स यही बता पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एक्चुअल रिजल्ट ही बताएंगे। जी। ये हमें कहीं इंडिकेशन देते हैं। बहुत छोटे वो होते हैं, पैमाने होते हैं इन सबके। 20,000 वोट्स, 30,000 वोट से हम इस पैमाने को हम लोग इसका आकलन कर लेते हैं। अभी तक जो हम लोग ओपिनियन पोल्स हैं हमारी, वो बताती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी के साथ आ रही है। लेकिन एक डेमोक्रेसी में आप कभी नहीं बता सकते कि क्या सच है, क्या नहीं है। डेमोक्रेसी में आप कभी नहीं बता सकते कि कौन वापस आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, क्योंकि लोग पीपल होल्ड की पीपल लोग ही बताएंगे। 2004 के इलेक्शन ऐसे थे जहां पे सारे के सारे ओपिनियन पोल्स बोल रहे थे कि अटल जी की गवर्नमेंट वापस आ रही है, अटल जी की गवर्नमेंट वापस नहीं आई थी। और इसके साथ और भी कई जगह हम लोगों ने ओपिनियन पोल्स देखे थे और ओपिनियन पोल्स के एकदम उलट रिजल्ट्स आए थे। ये हम दोबारा भी देख सकते हैं। क्या हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आ जाए, लेकिन इस बार पिछली बार की तरह मैंडेट मिलेगा कि नहीं। 303 272 पे मेजोरिटी मिलती है, 303 मिलेंगे कि नहीं, बहुत मुश्किल है कहना। अब आगे टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। अच्छा रोहित साहब, ये बात तो आपकी ठीक होगी। अभी एक और सवाल है, वो ये है कि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इंडिया के अंदर रियासतें बहुत ज़्यादा हैं और इंडिया बहुत बड़ा एक कंट्री है, लेकिन हर एक इलाके के अंदर हर एक पॉलिटिशियन की अपनी एक पावर होती है, अपनी पार्टी की अलग पावर होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पंजाब अलग है और खैबर पख्तूनख्वा अलग है, सिंध अलग है। इसी तरह से अब हिंदुस्तान में हम चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है, ये कौन से सेक्टर्स में या कौन से इलाकों में पावरफुल है और कौन से में इनके मेजोरिटी बहुत कम आएगी? वो आपको क्या लगता है, अगर ज्यादा वोट इनको मिलेंगे, ज्यादा सीटें ये हासिल कर पाएंगे, तो ये कहाँ पे कर पाएंगे, कौन सी तरफ से ये कर पाएंगे? कुछ स्टेट्स में मोदी गवर्नमेंट बहुत पावरफुल नहीं है, ये बात सही है, ये बात सच है। एक तो हिंदी बेल्ट जो है हमारे हाथ में,
इसमें तो मोदी गवर्नमेंट पावरफुल है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में पिछली बार इन्होंने 6 में से 4 सीट ली थी। देन हिमाचल में ये स्वीप मारा था, पूरी 4 की 4 ली थी। उत्तराखंड में 5 की 5 पूरी ली थी। पंजाब में दे हैड मार्क, बहुत ज्यादा नहीं ली थी पंजाब में। राजस्थान में बिल्कुल स्वीप था, 25 में से 25 सीट ली थी। गुजरात में 26 में से 26 ली थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 1 सीट हारे थे। यूपी में 3-4 सीट, 80 में से 3-4 सीट हारे थे। तो ये पूरा इनका बेल्ट था। महाराष्ट्र में इनका स्वीप था। आगे देखें तो वेस्ट बंगाल में इन्होंने 42 में से 18 सीट ली थी। तो ये बहुत अच्छा इनका 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 एरिया है ये। और महाराष्ट्र के नीचे अगर बालें कर्नाटका में दे आल्सो गॉट लॉट ऑफ सीट्स। अब बात करें तो इनके पास जो वर्जिन एरियाज हैं वो हैं, एक तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये नॉर्थ ईस्ट इन्होंने स्वीप किया था पूरा। बिहार दे हैड अ स्वीप। तो इनके पास बहुत कम ऐसे एरियाज थे जहां पर ये आप इसमें एंट्री मार सके। इनका अच्छा इन्फ्लुएंस है। नॉर्दर्न प्लेन्स में इनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है। हालांकि नॉर्दर्न प्लेन्स एक पेरोकियल वर्ड होगा, मेरे लिए बहुत छोटा वर्ड होगा कहना कि नॉर्दर्न प्लेन्स तक वो सीमित हैं। नहीं है वो नॉर्दर्न प्लेन्स सीमित, ये बहुत आगे जाते हैं। ये उड़ीसा में भी जाते हैं, उड़ीसा से नीचे कर्नाटका जो कि दक्कन का इलाका है वहां तक जाते हैं। तो ये इनकी अब ओवरऑल प्रेजेंस नॉर्थ ईस्ट, जहां पे हमने कभी असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पे हमने कभी बीजेपी का नाम ही नहीं सुना था। यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट रन कर रही है। तो ये दे हैव एंटर्ड इनटू 4 अच्छा, मिजोरम ऐसी स्टेट जो कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। मेघालय फुल क्रिश्चियन स्टेट है। गोवा क्रिश्चियन, कहिए तो क्रिश्चियंस उसमें काफी हैं, डोमिनेटेड नहीं होगा तो। लेकिन ये ऐसी इन स्टेट्स में भी बीजेपी रूल करती है। मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे 6 में से 4 सीट लाए थे पिछली बार। तो इनका कोई फोटे नहीं है, इनका कोई एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। हम देवबंद की सीट या अलीगढ़ की सीट जहां पे मुस्लिम्स डोमिनेट करते हैं, वो सीट बीजेपी जीती है पिछली बार। तो बीजेपी के लिए कोई ऐसा नहीं है। बीजेपी इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड क्रूज। बट लेकिन फिर बात वही, क्या ये फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी ला पाएंगे? बहुत टफ, वेरी टफ टू से। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं शर्मा साहब के। मैं भी मानता हूं कि इंडिया की जो तरक्की है वो मोदी साहब ने की है और बड़े पैमाने में की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सफारती ताल्लुकात पूरी दुनिया के अंदर बहुत वसी हुए और बड़ा अच्छा उन्होंने काम भी किया। और इंटरनेशनल मार्केट जितनी भी थी, वो आईटी की हो, डिफरेंट हो, तो वो हिंदुस्तान के अंदर लेके आए और उसका सक्सेस भी हासिल हुआ। मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे भी मुसलमान है कोई हिंदुस्तान के अंदर है, अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म से जाता है, जैसे हम मुनव्वर फारूकी को ले लेते हैं जो एक मुसलमान है, किसी प्लेटफॉर्म से जाता है तो वो 2 शो हिंदुस्तान के अंदर वो जीत चुके हैं। और वो तभी जीत चुके हैं कि जब फेयर डिसीजन होते हैं। जब फेयर डिसीजन होते हैं तो इंसान किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको विन कर सकता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम राहुल गांधी को दबा रहे हैं या उसके अकाउंट बंद करके, उसके अकाउंट को फ्रीज करके, डिफरेंट उसके जो पार्टीज के वर्कर्स को उसको उठा के या उसको प्रेशराइज करके? क्योंकि आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी साहब ने जब कैंपेन स्टार्ट की थी पूरी इंडिया की, तो काफी लोगों का उनको वहां पे एक रिलेशन उनके साथ जुड़ा था। काफी लोग उनके साथ कनेक्ट हुए थे जब वो पूरी इंडिया की कैंपेन कर रहे थे। उसके बाद सडनली ये हुआ कि उनके अकाउंट भी बैंड हो गए, उनको बोलने में भी पाबंदी हो गई, उन पे डिस्क्वालीफाइड भी वो हुआ था। जी, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात मैं बोलूंगा कि राहुल गांधी इससे पहले कम से कम नहीं तो 20 इलेक्शन लड़ चुके हैं बीजेपी के खिलाफ, 1 लोकसभा चुनाव, और तब से अब तक पूरी की पूरी 28 स्टेट्स हमारी 2 बार चुनाव इलेक्शंस में जा चुकी है, सारे के टाइम पे। तो 29 into 50 states, 28 in का डबल ले लीजिए, ठीक है। और दैट्स अराउंड 56 स्टेट्स हमारी जा चुकी हैं। और 56 स्टेट्स के साथ साथ हमारे पास 1 लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं। इस पूरे में कहीं पे भी उनके कोई भी जो क्या बोलते हैं उनसे, जो अकाउंट से वो फ्रीज नहीं किए गए। इस बार कुछ निकला होगा
तभी फ्रीज किए गए होंगे, ऐसे तो फ्रीज होते नहीं अकाउंट्स, कुछ तो गड़बड़ रही होगी। यही काम किया गया। एंड राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी की ये कहना कि हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए इतना ही बहुत होता है? कहीं उनको भी तो जवाबदेही बनती है, उन्हें देना चाहिए ना जवाब कि क्या हुआ है, हम कितने टाइम से कोई जवाब वो नहीं दे रहे थे, हिसाब किताब नहीं दे रहे थे, वो सारी कहानी। ठीक है, इट टेक्स टाइम, यही लेकिन कहानी। इस चीज को आप बिल्कुल गलत तो नहीं कह सकते। जो आवाम उनके साथ उनकी कैंपेन में कंटिन्यू कनेक्ट हुई, जहां जहां तक वो गए, लोग उनके साथ जुड़े, वो तो पाकिस्तान भी देख रहा था, हिंदुस्तान भी देख रहा, पूरी दुनिया देख रही थी। और आप ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नौजवान है और वो आम आदमी के साथ कनेक्ट करने की ताकत रखते हैं। और आम आदमी के पास मैंने देखा है कि वो बड़े कनेक्ट करते हैं। वो आम गरीब लोग हो या आम आदमी हो, उनके साथ वो कनेक्ट भी करते हैं। चलो इसको भी हम रहने देते हैं। लेकिन उसके बाद हम आते हैं आम पार्टी जो आपकी है। अच्छा, खाली राहुल गांधी में अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चलो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम निकली होगी तो उसके अकाउंट बंद हुए होंगे। तो बाकी पार्टीज के लोग जो अंदर हो रहे हैं, तो उसको आप जो कांग्रेस के हटा दी है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है उसका एक स्कैम सामने आया। चीफ मिनिस्टर उनके एक ऐसे थे जिनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे वो। कहीं ना कहीं हाथ में प्रूफ्स हैं, तब लोग अरेस्ट किए गए हैं। और अरेस्ट होने के बाद अगर अगर विदाउट प्रूफ अरेस्ट हुआ होता आदमी तो बेल मिल जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में। या 6-6 महीने वैसे अंदर लोग बैठे हैं और बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों? कोई रीजन? ये भी एक गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को मैं मानता हूं कि कोई प्रूफ है तभी कोर्ट भी उनको बेल नहीं दे रही है, ये बात माननी पड़ेगी। और आम आदमी पार्टी है तो मैं उस पार्टी के साथ सिंपैथी तो रखता हूं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये वही तो पार्टी है जो ये बोलती थी कि करप्शन जो है हम उसे हटाएंगे और इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन बहुत आ गया है, हम करप्शन नहीं लेंगे, हम सरकारी मकान नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ी, गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं लेंगे, हमारे लोग डीटीसी बस में चलेंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट बस में चलेंगे, हमारे लोग अपने मकान में रहेंगे, कोई गवर्नमेंट का मकान नहीं लेंगे, हमारे लोग कोई क्या बोलते हैं उसे वो अलाउंसेस नहीं लेंगे। ये है ना, ये बात है ना। गवर्नमेंट से जो सहूलतें मिलती हैं वो हम नहीं लेंगे। यही बोलते थे, यही लोग। एक हमारे वो हैं लालू यादव, वो बोलते थे मैं जेल से गवर्नमेंट चलाऊंगा, तो सबसे ज्यादा यही चीखते थे केजरीवाल कि जेल से गवर्नमेंट कौन चलाता है, ये लोग करप्ट हैं और जेल से गवर्नमेंट चलाने की बात करते हैं। पिछले 10 दिन से तो हम भी देख रहे हैं जेल से गवर्नमेंट चल रही है। अच्छा शर्मा साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दिया, और बरतानिया के एक न्यूज़पेपर में भी, द गार्डियन न्यूज़पेपर है, उसमें भी एक न्यूज़ छपी जिसमें रॉ का कहा गया कि पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी लोगों को मारा है, और उसमें सिख लोग भी इंक्लूडेड है, इंटरनेशनल कंट्रीज में भी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या यह बयान ठीक था? गार्जियन की स्टोरी जो है वो एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसको क्लैरिफिकेशन दे दिया कि हम किसी को बाहर नहीं मानते। ठीक है। दूसरी बात ये कि उन्होंने किसको साइड किया? कनाडा को। कनाडा ने सबसे पहले इंडिया पे आरोप लगाया था कि निज्जर का मर्डर इंडिया ने कराया। इंडिया उसके बाद से 10 बार प्रूफ मांग चुका है, कनाडा ने प्रूफ तो दिया नहीं। कनाडा के पास प्रूफ हो तो दे दें, वो तो प्रूफ देने के लिए। अब ऐसे ही मैं बोल दूं कि वहां पे राजिया मुबीन है, उन्होंने इंडिया में महात्मा गांधी का मर्डर करवाया था, तो इसका प्रूफ तो देना पड़ेगा, या ऐसे ही एक्स्ट्राडाइट हो जाएगा राजा मुबीन हमारे पास? तो कनाडा भी तो प्रूफ देगा, हम भी प्रूफ देना पड़ेगा ना। प्रूफ तो दिया ही नहीं किसी ने, और प्रूफ उनके पास है भी नहीं। पहले तो बोला जा रहा था फाइव आइज इंटेलिजेंस का प्रूफ है, फाइव आइज इंटेलिजेंस के लोग उसमें से निकल के यानी भाग कि गए, कनाडा झूठ बोल रहा है। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि बरतानिया के जो न्यूज़पेपर है, द गार्डियन न्यूज़पेपर है, तो इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, खाली बातें ही हैं? देखिए, ब्रिटानिया का न्यूज़पेपर है, इसका कोई ये क्या ये एक पैरामीटर है कि वो ब्रिटानिया का है तो सच बोल रहा है? ऐसे तो एक इटालियन न्यूज़पेपर ने भी बोला था कि बालाकोट में 400 टेररिस्ट मारे गए थे, क्या आप उसको मानेंगे? भाई वो भी यूरोपियन यूनियन का था, ये भी यूरोपियन यूनियन का न्यूज़पेपर है, क्या आप उसको मानेंगे? ऐसे बोलना कि भाई एक न्यूज़पेपर बोल रहा है, हम मैं मान लूं उसे या गवर्नमेंट मान ले, नो नो नो, प्रूफ हैज टू बी गिवन। इन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक सीक्रेट मीटिंग हुई,
प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीक्रेट मीटिंग हो रही है, मुझे नहीं पता लग रही, मेरे दोस्तों को नहीं पता चल रही। ये ब्रिटेन में एक एक ऐसा न्यूज़पेपर जो कि हमेशा इंडिया के खिलाफ छापता रहता है, उसको पता चल गया, है ना? हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू बिलीव इन इट? बिल्कुल कैसे? ये नहीं, कोई हमने बिना तो इसे प्रूफ बिलीव के किया नहीं, पाकिस्तान ने तो इसको यकीन किया ही नहीं, ना इसे बिलीव किया है। अब एक और सवाल है जो कि एक शोबेज की दुनिया से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि माना कि एक दफा मैंने काफी वीडियोस देखी हैं, इसमें मैंने रिसर्च किया है कि मुनव्वर फारूकी साहब पे एक इल्जाम लगा कि उन्होंने राम सीता के बारे में कुछ कहा। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान की आवाम के लिए वो बड़ी अहमियत रखते हैं, जैसे हमारे लिए इस्लाम के हमारे अपने बहुत अहमियत रखते हैं, और हमें एक दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन ऐसी चीजें मैंने देखी जो खुद काफी और लोगों ने भी ऐसी चीजें कही हैं, जैसे अक्षय कुमार की मूवीज भी है, काफी लोगों ने ऐसी बातें उन्होंने की, बल्कि उन्होंने भी भयानक बातें की उन्होंने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि अभी तक जो काफी लोग हैं, जो एक लोग तो एक साइड तो ऐसी है जो उनसे मोहब्बत करती है, जाहिर सी बात लोगों ने देखा भी है, और कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी मुनव्वर फारूकी साहब को टारगेट करते हैं कि उन्होंने ये बात की क्यों की, अगर वो काफी दफा इस चीज की अपोलॉजी भी कर चुके हैं, माजरत भी कर चुके हैं। ये आपका मजहब हो या मेरा मजहब हो, किसी भी मजहब में जो है अपोलॉजी को फौरन एक्सेप्ट किया जाता है और माफी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार उनको इस चीज को लेके टारगेट हो रहे हैं वो? मुनव्वर फारूकी जिंदा हैं, बिल्कुल परफॉर्मेंस देते हैं इंडिया में, बेहतरीन। आराम से घूमते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, नहीं उनके नहीं, घर कोई पे नहीं। कोई पत्थर नहीं पड़ा है, उनको सड़क पे मारपीट के जिंदा नहीं जला दिया गया है, उनकी लिंचिंग नहीं हुई है। इससे ज्यादा और आजादी चाहिए? नहीं, आजादी बिल्कुल ठीक है, मैं उस पे बात नहीं कर रहा। मैं काफी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू में सोशल मीडिया पे या उस चीज पे मैं देख रहा होता हूँ, मैंने उस चीज पे आपको बात की कि जाहिर सी बात है, आप जैसे जो समझदार साफी हैं, आप लोग भी समझते हैं, बाकी लोग भी समझते हैं। लेकिन अगर जब मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 जीता, उसके बाद आपका पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा जो चैनल है वो अंबानी साहब का, उसके ऊपर जो बातें फैलाएंगी काफी टीवी चैनल्स ने, जो डिग्रेड करने की कोशिश की, फिर उसको उसी जो मुद्दा था राम और सीता का उसके साथ जोड़ने की कोशिश की। मैंने वो सवाल आपसे किया। बिग बॉस कौन से चैनल पे आता था? बिग बॉस कलर पे। कलर्स किसका है? ये पता नहीं। उसी अंबानी का, जिस अंबानी का नाम ले रहे हैं आप। अगर ऐसा कुछ होता तो उसको बिग बॉस जीतने नहीं दिया जाता। बिग बॉस जीते साहब, नहीं, तो इसको वो मैंने पहले अंबानी के एक्सेप्ट चैनल किया पे है, जीते, वो नेटवर्क इसको मैंने 18 पहले पे एक्सेप्ट चैनल किया है है, बिग बॉस। इसको तो मैंने पहले भी एक्सेप्ट किया है कि ठीक वहां है, पे उनको प्लेटफॉर्म मिले। नहीं तो नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि एक और अंबानी का चैनल था जिसने उनको उनके ऊपर आरोप लगाए, ठीक मैं है। अंबानी साहब पे इल्जाम नहीं लगा रहा। नहीं, मैं अंबानी मैं साहब के, आप अंबानी साहब के एक मैं चैनल एक के लिए बोल चैनल्स रहे थे की कि आपको उन्होंने बात बोला। कर रहा हूँ जिसमें मेरे आगे ख्याल बात से करो। एंकर सुधीर है, शायद मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, हाँ एंकर इंडिविजुअली, क्योंकि हमारे यहाँ एजेंडा नहीं होते हैं, तो एंकर की अपनी अपनी सोच, अपनी थिंकिंग सामने आती है, कई बार आती है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगा कि मुनव्वर फारूकी ने माफी मांग ली, क्या पाकिस्तान में कोई आदमी ये ब्लास्फेमी करके माफी मांग सकता था और उन लोगों से छोड़ देते? नहीं, सर तन से जुदा हो जाता उसकी माफी से पहले। आप ये देखिए, समझिए कि इंडिया कितना कितना सेफ है मुस्लिम्स के लिए, कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जाए, उसको हम कंडेम जरूर करते हैं, कंडेम करना राइट है सबका, लेकिन नहीं, उसको नहीं, सर छुआ नहीं आप जाता। इस चीज पे, रोहित साहब आप इस चीज पे भी जाएं। बच्ची मुस्कान आप शायद भूल गए हैं, जब उसका नकाब उतारने की कोशिश की थी शिवसेना के गुंडों ने, और किस तरह से उसको जलील करने की कोशिश की, तो इस चीज को भी देखें। मुस्लिम के लिए जो सेफ है, मैं जिस चीज को अप्रिशिएट करना होता है मैं करता हूँ। आपने प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, काफी मुसलमान हैं जो अच्छी प्लेटफॉर्म पे और नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त इंडिया के अंदर, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन कुछ जगह गलतियां होती हैं, इस चीज को भी एक्सेप्ट आपको भी करना चाहिए। एक मिनट, हमारे यहाँ हिंदू एक धर्म की मिनट, बड़ी रिस्पेक्ट भी है। एक आज दिन मिनट, तक किसी के खिलाफ कोई कंपेन नहीं चली, ना कोई नुकसान पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू धर्म को हमने नहीं पहुंचाया। एक मिनट। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने मुस्कान का नाम लिया, मैं बता देता हूँ मुस्कान का।
मुस्कान का हिजाब उतारने की किसी ने छूने की कोशिश नहीं की। आपके सामने है पूरा वीडियो, फिर से देखिए आप उसे। उसके एकदम सामने आ गए, किसी ने छुआ नहीं उसको, 2 फुट दूर तक खड़े थे, किसी ने नहीं छुआ उसको।